आपको जो होने वाला है याद रखिएगा, मान चलिएगा 3 to 5 मार्क्स आपका बोर्ड में देकर जाएगा, तो इस लिहाज से चैप्टर बहुत आसान होगा और 3 से 5 नंबर आसानी से आपको देकर जाएगा। तो इसलिए उस चैप्टर को उस हिसाब से देखना। चैप्टर आप लोग का है वो चैप्टर है पॉलिनोमियल। सिंपल सा कुछ करना नहीं है पॉलिनोमियल में। आपको एक चीज़ सबसे पहले, अगर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो तो आप इस बात को जानो कि पॉलिनोमियल आपका होता क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में आता है कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं, कैसे करते हैं, तो आप सिंपल सा इस वीडियो के द्वारा आप ये जान सकते हो कि आपका ओवरव्यू इस चैप्टर के बारे में क्या है और इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले ये जानना होगा पॉलिनोमियल होता क्या है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके पास कांस्टेंट टर्म और उसके साथ मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल का। ये बस आपको याद रखना है। अगर इसको आप समझ गए तो आप ये जान जाओगे कि आपके पास सिंपल सा कि आपका क्या होता है पॉलिनोमियल। तो क्या है आपके पास कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल का, और वेरिएबल के ऊपर जो होना चाहिए वो आपका होल नंबर होना चाहिए। सबको पता है कि होल नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 स्टार्ट होकर कहाँ तक चलते हैं, इनफाइनाइट तक। तो आपके सारे टर्म आपके किस में आ जाते हैं, पॉलिनोमियल में। एग्जांपल से समझते हैं। तो किसी भी चीज को पॉलिनोमियल होने के लिए उसमें दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म। पहला कंडीशन आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। और दूसरा जो कंडीशन होगा उसमें आपके पास होना चाहिए कि वहां वेरिएबल हो। जैसे हम मान लो आपसे लिख देते हैं 4x²। अब आपसे कोई सिंपल सा पूछ दे कि बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। चैप्टर का इंट्रो है तो थोड़ा सा ध्यान समझ लेना, ज्यादा आसानी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 4x², तो आप चेक करो आपको सबसे पहले किसकी जरूरत है, कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 4। तो ये वाला क्राइटेरिया आपका पूरा हो गया कि हाँ आपका 4 मिल गया। दूसरा आपके पास क्या दिख रहा है आपको, वेरिएबल। तो हमको यहाँ पे x दिख रहा है, तो मेरे पास वेरिएबल भी हमको दिख के आ गया कि वेरिएबल कितना है आपके पास, x है। जब आपको कांस्टेंट टर्म दिख गया, वेरिएबल दिख गया, तीसरा नंबर क्या है उसके ऊपर, पावर होल नंबर, यानी ऊपर का जो पावर होगा वो कैसा होगा, होल नंबर। तो ये भी हमको दिख गया। अब आगे इसके कुछ भी प्लस माइनस हो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, पॉलिनोमियल के टर्म में ही हम चलते हैं। तो ये मेरा एक कैसा टर्म है, पॉलिनोमियल है। अब ये कैसा पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसके बारे में डिस्कस बाद में होगी। अभी तक बस इतना बात कि ये मेरा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब थोड़ा सा और आगे करते हैं। मान लो कोई आपसे पूछ दे 4x, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो भैया फिर वही काम करोगे। अगर इसको पॉलिनोमियल चेक करना है तो पहला टर्म आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म। तो चेक करो कांस्टेंट टर्म कौन है, 4। दूसरा टर्म क्या होना चाहिए, वेरिएबल। वेरिएबल क्या हो गया आपके पास, x, वेरिएबल मिल गया। तीसरा क्या होना चाहिए आपके पास, होल नंबर। तो होल नंबर बाबू ऊपर पावर। अब यहाँ पे सबको मालूम है कि अगर हम यहाँ पे x लिखते हैं तो इसके कुछ ऊपर नहीं है तो कितना माना जाता है, 1। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 क्या है, ऑलरेडी है। तो ये भी आपका किसका फॉर्म है, पॉलिनोमियल का फॉर्म है। तो इस तरह से आप आराम से बता सकते हो कौन पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। कई बच्चों के मन में डाउट रहता है, पूछते हैं क्या सर ये ऐसा हो सकता है क्या कि ये मेरा पॉलिनोमियल है। तो बाबू अगर आपसे कोई पूछे कि 5 पॉलिनोमियल है कि नहीं है, अगर आपसे कोई पूछता है 5 पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्या है, क्यों है आपके पास, फिर वही काम। इस क्राइटेरिया को आप देखो, आपके पास होना चाहिए कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल और उसके ऊपर पावर होल नंबर। तो आओ जरा यहां पे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो कांस्टेंट टर्म कितना है आपके पास, 5। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, वेरिएबल नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपको बचपन से पढ़ाया गया अगर 10 टू द पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। x टू द पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहाँ पे हमारे पास x टू द पावर 0 है, तभी तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू एक्स पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कितना आ गया, 5। तो अगर कहीं आपका केवल सिंपल नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नंबर, तो नंबर भी आप देखोगे तो वो कहोगे कि हाँ नंबर वाले जो भी होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। हम पूछें बताइए क्या 100 मेरा पॉलिनोमियल है, क्या है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, 100। और वेरिएबल के रूप में हम किसको रख सकते हैं, x टू द पावर 0 को। तो ये मेरे पास आपका वेरिएबल भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, ठीक है। थोड़ा सा इस चीजों को आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा पॉलिनोमियल। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर हमने आपसे कहा 4/x या 42/x, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो सिंपल सा आपको क्या क्या देखना है कि कांस्टेंट टर्म होगा, उसके साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ रहेगा, वेरिएबल का, और वेरिएबल के ऊपर पावर कैसा होना चाहिए, होल नंबर। तो इसको जरा चेक करो, तो कांस्टेंट टर्म आपको क्या दिख रहा है, 42।
मल्टीप्लाई होना चाहिए किसका, वेरिएबल का। तो वेरिएबल को अगर ऊपर लेके जाओगे तो x टू द पावर कितना हो गया, -1। नीचे x था, अगर ऊपर जाता है तो कितना हो जाता है, x टू द पावर -1। तो चेक करो ये कांस्टेंट टर्म मिल गया, चलो ये वाला क्राइटेरिया आपका क्या है, सही है। दूसरा वेरिएबल आपको मिल गया, हाँ मिल गया, ये वाला क्राइटेरिया भी आपका क्या है, सही है। लेकिन तीसरा ऊपर क्या होना चाहिए, होल नंबर, लेकिन ऊपर क्या है, होल नंबर नहीं है, माइनस है। माइनस क्या होता है, एक नेगेटिव इंटीजर्स होता है। तो जैसे ही नेगेटिव इंटीजर्स आया तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा जो टर्म है वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसको हम पॉलिनोमियल कैटेगरी में नहीं रख सकते। कई बच्चों के मन में आता है सर √9x क्या ये पॉलिनोमियल है, √9x क्या पॉलिनोमियल है, तो आओ चेक कर लेते हैं। √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3। √x को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2। इसको क्या लिख दिया, 9 को 3, और इसको कितना लिख दिया, x के पावर 1/2। अब आ जाओ जरा यहाँ पे, 3 आपका कांस्टेंट टर्म है, हाँ है, x आपका वेरिएबल है, हाँ है, पावर क्या आपका होल नंबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है, तो सिंपल सा हमको एक बात ध्यान देनी है, वो बात क्या होगा कि मेरे पास कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म के साथ क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, जब ये चीजें हमारी क्लियर हो जाती, इसमें किसी को डाउट होगा, किसी को कोई डाउट नहीं, क्या होता है मेरे पास, पॉलिनोमियल। अब आते हैं इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जब आपसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात किया जाएगा तो उसको दो बेस पे बांटा जाता है। पहला क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरा क्या हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो सबसे पहले आते हैं, समझते हैं ये डिग्री क्या होती है, और दूसरी बात समझते हैं ये मेरे पास टर्म क्या होती है। देखना बाबू, एकदम बेसिक से आपके पास, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक से आपके पास निकल के सामने आ जाए। डिग्री, डिग्री का मतलब क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो इस चीज़ को जरा समझो। अगर हम आपसे पूछें कि कोई पॉलिनोमियल दिया है और उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो उसको ऐसे समझ लो कि मान लेते हैं मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल कितना है, तो पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। अब ये पॉलिनोमियल है मेरे पास, ठीक है, स्टॉप करो। तो जैसे आप देख रहे हो कि आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c दिया। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें आता है कि मान लेते हैं मेरे पास पॉलिनोमियल है और एक होता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जरा इसमें छोटा सा डिफरेंस है, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अंतर क्या है दोनों में, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका सिंपल सा दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बीच में किसका साइन आ जाता है, इक्वल का साइन आ जाता है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये क्वाड्रेटिक। चलो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है अभी डिग्री से, कि किसी भी पॉलिनोमियल की अगर आपसे कोई डिग्री पूछता है तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है आप कैसे बताओगे। तो पॉलिनोमियल की डिग्री जब भी बतानी होगी तो आपको ये चीज देखना होगा कि उस पॉलिनोमियल के ऊपर जो मैक्सिमम पावर कितनी है आपकी। जो भी पॉलिनोमियल की बात करते हो उस पॉलिनोमियल के ऊपर जो मैक्सिमम पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे अगर हम इस पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी डिग्री पावर कितना है, 2, यहाँ पे पावर कितना है, 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वेरिएबल के ऊपर पावर कितना होगा, 0। वेरिएबल के ऊपर बात कर रहे हैं, वेरिएबल कोई होगा तो उसके ऊपर पावर कितना होगा, 0। तो जब भी डिग्री के बारे में बात करेगा कोई आपसे कि पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो क्या होगा, मैक्सिमम जो पावर होगा, ये ध्यान रहेगा ना, क्या होगा, मैक्सिमम पावर। तो इस पे मैक्सिमम पावर कितना है, 2। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अब इससे निकलता क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री से मतलब क्या होता है, कि इस डिग्री से फायदा क्या होगा। अभी थोड़ा सा 1 मिनट बताते हैं फायदा क्या होगा। अगर आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, यानी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, या फिर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, या फिर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो ये डिसाइड करेगा उसके कितने जीरोज आपके सामने आएंगे, कितने जीरोज सामने आएंगे। जीरोज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे समझ लो कि जीरो का मतलब उस जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसके कितने सॉल्यूशन आपके निकल के आएंगे। मतलब अगर पॉलिनोमियल आपका x के फॉर्म में दिया है तो वहाँ पे x की कितनी वैल्यू निकल के सामने आएगी। तो जैसे मान लो आपके पास पावर 2 था तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, और डिग्री जैसे 2 हो गई इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन निकल के आएंगे, 2 सॉल्यूशन। यानी हम कह सकते हैं कि इसके कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। जीरोज की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 जीरो।
2 जीरोज। अब इसी चैप्टर में उस जीरो को सपोज किया है, एक जीरो अल्फा सपोज कर लेते हैं, दूसरे जीरो को क्या सपोज कर लेते हैं, बीटा। तो इस चीज को हमको ध्यान देना होगा। अगर मेरा पॉलिनोमियल है वो 1 डिग्री का है, यानी कि अगर 1 डिग्री का है तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेरा पॉलिनोमियल होगा कुछ ऐसा होगा 4x, या फिर हम कह सकते हैं ax के फॉर्म में होगा, ax प्लस b के फॉर्म में होगा, हाँ या ना, हाँ ax प्लस b के फॉर्म में। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब जो इसके सॉल्यूशन निकल के आएंगे, इसकी कितनी सॉल्यूशन निकल के आएगी, 1। देखो इसको सॉल्व करते हो तो अगर कोई लिखा हुआ है मान लो 4x प्लस 3 इक्वल टू 5, कितना लिखा हुआ है, 4x प्लस 3 इक्वल टू 5। अब आपसे कोई कहे कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए कि x की कितनी वैल्यू आएगी, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे ना 4x बराबर 5 माइनस 3। आपने लिखा 4x बराबर कितना आ गया, 2। आपने x इक्वल टू कितना लिख दिया, 2/4, कितना आ गया, 1/2। यानी आपने ये बता दिया कि x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, सिंगल वैल्यू, और वो वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/2। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। डिग्री का क्या होता है, तो डिग्री का मतलब हो गया कि जो भी आपका पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होता है वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। और जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या निकल के आएंगे, सॉल्यूशन निकल के आएंगे। जितनी डिग्री होगी उतनी क्या निकल के आएंगे बाबू, सॉल्यूशन निकल के आएंगे। अब मान लो 3 डिग्री है, किसी के 3 डिग्री वाले हैं, तो 3 डिग्री का क्या हो जाता है इक्वेशन, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, अब प्लस क्या हो गया, d। अब इसके कितने जीरो निकल के सामने आएंगे, 3 जीरो। कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन को हम किस नाम से जानते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, जो आपके सिलेबस से क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। यस और नो, रिड्यूस। हमको कितने पढ़ने हैं, अल्फा एंड बीटा, यानी 2 वाले। तो आते हैं थोड़ा सा अब इस पे। तो बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, तो 2 बेसिस पे बांटे गए हैं। कौन कौन से, जरा एक बार बोलिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बोलते रहो। दूसरा क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो टर्म के आधार पे मतलब क्या हुआ, अब ये आ जाता है नया शब्द। अब जैसे कहोगे कि सर टर्म क्या होता है, कैसे पता चलता है, तो टर्म को डिवाइड करने के लिए याद रखना एक साइन आता है, या तो प्लस आएगा या फिर क्या आएगा, माइनस। टर्म किससे डिवाइड होता है, प्लस या माइनस से। जैसे मान लो हम आपसे ये कह दें कि अगर हम लिख दिए ax प्लस b, हमने लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c, हमने लिख दिया axyb। अब जरा इन चारों को ध्यान देना। अगर हम यहाँ पे कहें तो यहाँ पे एक प्लस का साइन है, तो एक टर्म इधर है और एक टर्म यहाँ पे, यानी सिंगल टर्म यहाँ पे है, सिंगल टर्म इतना है। तो ये कितने टर्म वाले इक्वेशन हो गए, 2 टर्म। कितने टर्म हो गए, 2 टर्म। यहाँ पे कितने टर्म हो गए, तो 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, कितने टर्म हो गए, 3 टर्म। नीचे वाले के बारे में पूछा जाए तो नीचे वाले कितने टर्म के हो गए, कितना है, 1। जब तक प्लस या माइनस नहीं आया तब तक टर्म आपका डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपका सिंगल टर्म हो गया। तो ये चीज क्लियर है, टर्म क्या होता है और डिग्री क्या होता है। तो ये तो पहला चीज हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरा चीज क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो आते हैं जब बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर बात करते हैं, तो पॉलिनोमियल मेरा सबसे पहला आ गया जीरो पॉलिनोमियल, जिसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। क्या होता है ये पॉलिनोमियल, तो सिंपल सा, जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो। अभी पता है ना किसकी डिग्री 0 होती है, जिसकी डिग्री क्या हो, 0। तो किसकी डिग्री 0 होती है भैया, जो कांस्टेंट नंबर होते हैं। अरे बोलो ना, किसकी डिग्री 0 होती है, कांस्टेंट नंबर की। जितने भी कांस्टेंट नंबर, जैसे हम कहें आपसे यहां पे लिख दें 7, कांस्टेंट नंबर है ना, इसकी डिग्री कितनी है, 0। तो ये आपका कैसा हो गया, जीरोज पॉलिनोमियल, या फिर क्या कर सकते हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान रहेगा, अगर आपसे कोई पूछे 110 क्या है आपका, पॉलिनोमियल है ना बाबू, है। कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट या फिर जीरो पॉलिनोमियल। क्यों है, इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। दूसरे नंबर पे कौन आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। नाम से है, पढ़े हो आप, लीनियर क्या होता है, जिसका पावर कितना होता है, 1। यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। अब भैया आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर 0 डिग्री है तो उसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगर डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। कितने सॉल्यूशन निकल के सामने आएंगे, 1। अगर मेरा क्वाड्रेटिक है तो कितने आएंगे, 2, और क्यूबिक है तो 3। तो
तो अगर इसके डिग्री के बारे में बात करें तो इसकी डिग्री कितनी होती है? 2। कौन सा है ये बाबू? क्वाड्रेटिक, ये आपका हो गया। तीसरा आपका क्यूबिक है, तो क्यूबिक के कितने हो जाते हैं? 3। अभी आपको बताया गया इसके हम पॉलिनोमियल में इसका हो गया, इसमें अल्फा बीटा मानते हैं और इसमें क्या मानते हैं? अल्फा बीटा एंड गामा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये आपके पॉलिनोमियल हो गए, सिर्फ टाइप है। अभी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हो तो इस तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेंगे, ध्यान से लिखते जाइएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इस जीरो पॉलिनोमियल की, इस जीरो पॉलिनोमियल का ये क्या होगा, तो सिंपल सा कांस्टेंट नंबर है ना इसमें, तो जितने भी कांस्टेंट नंबर हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे। लीनियर का क्या हो जाएगा आपका? तो लीनियर का यहां पे लिख दे रहे हैं, लीनियर क्या हो जाएगा? ax प्लस बी, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया? उस इक्वेशन को, उस पॉलिनोमियल को अगर हमको लिखना हो, शो करना हो, तो हम कैसे शो करते हैं। क्वाड्रेटिक का क्या हो जाता है? ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस क्या हो गया? c। और क्यूबिक का क्या हो जाता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये आपका किसका हो गया? क्यूबिक। अब यहीं पे एक नया टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हो? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे अगर हम पूछें इसमें कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब कि x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई हुआ है? a से। किसका हुआ है? a से। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? a है। आपसे कोई पूछे x का कोफिशिएंट कितना है, तो कितना है? b है। x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? a है। x स्क्वायर का कितना है? b है। x का कितना है? c है। तो जिसका कोफिशिएंट पूछेगा तो इसका मतलब हो गया कि उस वाले टर्म में, यानी उस वाले वेरिएबल में किसका मल्टीप्लाई हुआ है। कभी कभी थोड़ा सा अलग पूछ देता है। आपसे मान लो कोई पूछ दे कि भैया बताओ इसमें b का कोफिशिएंट कितना है, तो b के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है? b के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है? x का। तो b का कोफिशिएंट क्या हो गया? x। तो यहां तक कोई इशू किसी को कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, क्या क्या आपका क्लियर हो गया? तो सबसे पहले पॉलिनोमियल बोलते जाओ। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसे चीज जिसमें क्या क्या है आपके पास? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म के साथ किसका मल्टीप्लाई हो? वेरिएबल का। और वेरिएबल के ऊपर पावर क्या हो? होल नंबर। होल नंबर कहां से कहां तक होते हैं? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। दूसरा आपके पास आ गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या हो गए? उसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया। पहला क्या हो गया आपका? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरा क्या हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। बेसिस ऑफ डिग्री कितने हो गए? जीरो पॉलिनोमियल, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं किसके? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा आपके पास क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल? जिसका डिग्री कितना होता है? 1 होता है। अगला क्या हो गया? बहुत अच्छा, उसमें क्या आते हैं? ठीक है। उसके बाद क्या आ गए? जिसकी डिग्री कितनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कितने सॉल्यूशन आएंगे आपके पास। दूसरा टर्म के बेस पे आते हैं तो मोनोमियल, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, मोनो, बायो, ट्रायो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी है, मोनो का मतलब होता है 1, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म होते हो? 1। बायनोमियल का मतलब 2 टर्म, और ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म। तो इसमें भी कोई इशू नहीं है कि क्या होते हैं मोनोमियल, क्या होता है बायनोमियल, क्या होता है ट्राइनोमियल। हम आसानी से बता सकते हैं कि मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। हमने इसके बारे में देखा कि आपके पास डिग्री क्या होता है, तो डिग्री में कोई इशू होगा नहीं। डिग्री क्या है भैया आपके पास? तो जो उसका मैक्सिमम पावर, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसके ऊपर कितना मैक्सिमम पावर है, वही उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। कोई इशू होगा इसमें? नहीं होगा। उसके बाद से हमारे पास आया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कैसे डिसाइड होता है? जितना पावर वही उसका डिग्री। अगर पावर 2 है तो उसके सॉल्यूशन में कितने आएंगे? 2। बुक में सपोज करने के लिए अगर 2 जीरोज हैं तो उसको क्या क्या सपोज किया गया है? अल्फा एंड बीटा। 3 है तो अल्फा, बीटा और गामा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। आगे आते हैं। अब आते हैं इसमें, जब भी आपके पास इक्वेशन मिल जाते हैं, सामने जरा देखिएगा, तो उसमें 2 चीजें पूछता है कि चलो यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास कोई इक्वेशन है, ठीक है। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आपको देखना क्या है? कह रहा है कि आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब सिंपल सा कहेगा कि आप इसको सॉल्व कर लो, या फिर कह देगा कि इसके जीरोज को फाइंड करो। सॉल्व करो या फिर क्या कह देगा? जीरोज को फाइंड करो। तो सॉल्व करना या फिर जीरो को फाइंड करना, उससे हमारा मतलब क्या है? तो उससे सिंपल सा मतलब है इसका फैक्टर करना।
तो कैसे फैक्टर करते हैं इसके बारे में आप क्लास नर्सरी से सीखते हुए आ रहे हो, सॉरी मजाक कर रहे हैं, क्लास 7-8 से सीखते हुए आ रहे हो कि कैसे आप इसको फैक्टर करते हो। तो फैक्टर कैसे करते हो बाबू, तो ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, ये वाला आपका सेकेंड टर्म होता है और ये आपका थर्ड टर्म होता है। जिसको नहीं मालूम है वो भी ध्यान दो, जिसको मालूम है वो भी ध्यान देना। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक रूल लिखते हैं, रफ में आप रूल के रूप में ही इसको रख लो। सबसे पहला काम क्या होता है कि मेरा जो फर्स्ट टर्म है उसका मल्टीप्लाई हम करते हैं थर्ड टर्म में। अब कहाँ करते हैं, रफ में। कहाँ करते हैं, रफ में। तो फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, 1, मतलब फर्स्ट टर्म का वो भी ध्यान देना, फर्स्ट टर्म में जो आपका कांस्टेंट नंबर है, कौन है, कांस्टेंट, तो कौन है यहाँ पे, 1, तो यहाँ पे हो गया 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, थर्ड टर्म के कांस्टेंट से, तो थर्ड में क्या है 10, तो 1 10 जा कितना हो गया 10। तो पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया, क्या किया आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, 10 से। दूसरा स्टेप क्या है आपका, अब 10 को आपको तोड़ना है। क्या करना है बाबू, 10 को तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे, तो 10 को ऐसे डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करो कि इसको डिवाइड करने पर या तो हम सम करें उसका या फिर सब्ट्रैक्ट करें, दोनों में से कुछ भी करें, हमको कौन सा टर्म मिलना चाहिए, सेकेंड टर्म। तो 10 को हम क्या लिख दें कि 7 आ जाए, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 7, तो 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2, 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया, और इस 5 + 2 से हम क्या बना सकते हैं 7, तो ये मेरा हो जाएगा। तो करते क्या है, अब यहां से आगे का प्रोसेस, यहाँ पे x², 7 का मतलब हमारा 7 दो पार्ट में टूट गया, 5 + 2, बाहर कितना है x, अब प्लस कितना हो गया 10। इसको अगर सॉल्व करते हो तो यहां से हो गया x², 5 में x का मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया, प्लस 2 में x का मल्टीप्लाई हो गया 2x + 10। अब यहाँ से मेरे पास आ गया कॉमन, जरा दोनों में देखो तो x कॉमन है, तो यहाँ से आ गया x + 5, और यहाँ से +2 कॉमन हो गया x + 5, क्योंकि मेरा ये और ये सेम आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों में भी क्या कॉमन दिख रहा है, x + 5, तो x + 5 कॉमन हुआ, तो यहाँ से कितना बचा मेरे पास x, और यहाँ से क्या बचा 2, तो यहाँ से ये मेरा फैक्टर हो गया। सिर्फ क्या हुआ है अभी, फैक्टर। अगर आपसे सिर्फ फैक्टर करने को बोला तो आपका प्रोसेस यहीं पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन सपोज दैट आपने कहा कि वो जीरोज फाइंड करो, क्या फाइंड करो, जीरो फाइंड करो। तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको दिखाते हैं, इफ x + 5 = 0 देन x = कितना हो गया -5, ये पहला हो गया। और दूसरा दिखाते हैं, इफ x + 2 = 0 देन x = कितना हो गया -2। तो ये इसके दो जीरो निकल के मेरे सामने आ गए, और उन्हीं दोनों जीरोज को हम किस नाम से जानते हैं, तो ये पहला जीरो मेरा अल्फा हो गया और दूसरा जीरो मेरा क्या हो गया, बीटा हो गया। तो हम आराम से ये काम कर सकते हैं कि मेरे पॉलिनोमियल क्या हैं और उस पॉलिनोमियल के जीरोज क्या हैं। तो इस चैप्टर में पहला चीज तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपको अगर उसका फैक्टर करना है तो आप फैक्टर करो। अब फैक्टर करने के बाद अगर आपसे जीरोज पूछता है तो उसके जीरोज को आप क्या करो, फाइंड करो। लेकिन इसी में आगे एक और काम करता है, वेरीफाई करवाता है। अभी वेरीफाई हम लोग करते हैं, चलिए आते हैं अगला एग्जांपल देखते हैं जरा इसको। अगर हम बात करते हैं अगले एग्जांपल में, क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है आपके पास, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। थोड़ा सा पॉलिनोमियल को बंद करना, हाँ चलिए। तो क्वेश्चन ये था, अगर मान लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ, इसको रुक जाओ, एडिट करने में हालत खराब होगा। बाबू शांत हो जाओ, शांत हो गया। अगर आगे बात करते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और आपके पास वो पॉलिनोमियल कितना है x² - 3, एंड वेरीफाइंग द रिलेशन। देखिए ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, क्या कर रहा है कि जो उसका रिलेशनशिप है उसको आपको वेरीफाई करना है, किसके किसके बीच में, बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि जो जीरोज निकालोगे
और जो उसके कोफिशिएंट है उसके बीच के रिलेशन को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो बाबू नाम से पहले देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले आपसे ये कह रहा है कि जीरोज को फाइंड करो। क्या फाइंड करो? जीरोज को। तो जब तक हम जीरो फाइंड नहीं कर पाएंगे तब तक रिलेशन कहाँ से निकलेगा? तो पहले क्या काम कर लेते हैं, जीरो फाइंड कर लेते हैं। तो जीरो कैसे फाइंड होगा? तो जरा आइए जरा यहाँ पे इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3, जीरो फाइंड करना इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, अंडर रूट 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 ये किसकी वैल्यू है, x की। ये कैसे आएगी, प्लस और माइनस। कैसे आएगी, प्लस और माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब इसके दो जीरोज आ गए आपके पास। कितने जीरोज आ गए, दो। एक हो गया x बराबर +3 अंडर रूट में, और दूसरा आ गया x बराबर -3 अंडर रूट में। और आपको अभी बताया गया, तो पहले को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, अल्फा से, और दूसरे को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, बीटा से। तो मेरे पास तो एक चीज निकल के आ गई कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, +√3, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -√3। अब रिलेशन को कैसे वेरीफाई करेंगे? तो रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए अब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जब भी कभी आपको रिलेशन को वेरीफाई करना होगा तो हमको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना होगा कि हमको उसका सम ऑफ जीरो निकालना होगा, और दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो में क्या आ जाता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस के अपॉन में हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जरा यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या है हमारे पास, जीरो, है ना। क्या क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। अब यहां पे आओ तो कोफिशिएंट ऑफ क्या है आपके पास, x। तो x का कोफिशिएंट कितना है, b। फिर क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, a। पहले साइन किसका था, माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस b अपॉन a। क्या हो गया, माइनस के b अपॉन ए। और ये माइनस के b अपॉन ए किसकी वैल्यू है, तो सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो इसका मतलब कितना हो गया आपके पास, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा। यानी कि आपका एक फार्मूला आ गया आपके पास कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आ गई आपके पास वो कितनी हो गई, माइनस के b अपॉन ए। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, पहला निकल के आ गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस के b अपॉन ए। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करता है तो यानी आपसे पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा। क्या है बाबू आपके पास, कांस्टेंट टर्म। तो भैया इसी इक्वेशन में आते हैं, तो कांस्टेंट टर्म कौन है आपके पास, c। तो ये हो गया c अपॉन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, a। तो क्या निकल के आ गया, c अपॉन a। तो ये भी आपके पास निकल के सामने आ गया कि अगर आपसे कोई ये पूछ दे, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि हाँ भैया बताओ कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, तो आप बताओ कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन a। तो जब भी आपसे वेरीफाई करने के बारे में पूछे तो वहाँ पे दो चीज़ें हम निकाल के सामने छोड़ते हैं, एक सम ऑफ जीरो और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं जहाँ पे हमको वेरीफाई करना था, तो हम वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, तो अब क्या करना है हमारे पास, हमको दो जीरो पता चल गए, एक क्या है माइनस और एक क्या है ये। हमारे पास इक्वेशन भी सामने है, मेरे पास इक्वेशन कितना रखा हुआ है, तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जरा इस क्वेश्चन को बताइएगा। अगर हम आपसे ये पूछें, अगर आपसे ये पूछें कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें अगर हम आपसे पूछते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बता दोगे a, बता दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे हम पूछे x का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या होगा b, बता दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपसे पूछते हैं कांस्टेंट टर्म होगा तो क्या बताओगे, c, बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे रखें 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, अब हम इससे आपसे पूछना शुरू करें कोफिशिएंट के बारे में, तो आप आ जाओ, इससे मिलाते हुए चलना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 4 हो गया। x का कोफिशिएंट कितना है, ध्यान दीजिएगा, -5 कितना हो गया, -5, और कांस्टेंट टर्म कितना हो गया, 7। अगर कोई आपसे पूछे 4x स्क्वायर माइनस 7, अब इसमें हम आपसे पूछे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो 4 है भैया, कितना है 4। x का कोफिशिएंट कितना है, x तो दिया ही नहीं,
जब x नहीं दिया तो इसका मतलब कितना है 0 है, तो x का कोएफिशिएंट कितना हो गया 0 और कांस्टेंट टर्म कितना हो गया -7। कितना हो गया -7। हम आपसे कहें 4x -7 या फिर 4x -72 रख लेते हैं, कहोगे केवल 7 से आपको लगाव है, धोनी का नंबर है ना, आ जाते हैं। तो अगर हम कहें इसमें तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट है ही नहीं भैया, x स्क्वायर नहीं है तो कितना है 0, x का कोएफिशिएंट कितना है 4 और कांस्टेंट टर्म कितना है -72। तो इस तरह से जो है वो है, जो नहीं है उसको कितना मान के चलते हैं 0। आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो मेरे पास क्वेश्चन था। अब आ जाइए, हमको दो चीजें निकालनी होगी, एक क्या निकलेगा सम ऑफ 0 और दूसरा क्या निकलता है यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ 0। सम ऑफ 0 क्या होता है -b/a। आओ जरा यहाँ से, कितना आया था अल्फा की वैल्यू प्लस का रूट में 3, अल्फा की वैल्यू हमने पुट कर दिया, फिर प्लस था ना तो फिर क्या लिख दिया प्लस। याद रखिएगा जहां प्लस था वहां प्लस, जहां माइनस था वहां पे माइनस। अगर हम बात करें बीटा की वैल्यू, तो ये बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस में √3 इक्वल टू क्या है -b/a। अब यहाँ पे आइए जरा, ए बी क्या है आपका, तो अगर हम कहें a किसका कोएफिशिएंट होता है x स्क्वायर का, b किसका कोएफिशिएंट होता है x का, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। तो b मतलब किसका कोएफिशिएंट x का। अब इसमें x वाला टर्म है, नहीं है, तो नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट कितना है 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी हो गई, कितना है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 1 हो गया। ये प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो पहला तो वेरिफिकेशन हो गया कि 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। दूसरा हमको क्या फाइंड करना है प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब कैसे अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे तो उसके बारे में जरा ध्यान दे दीजिए। तो जब कभी बात करोगे आप अल्फा इंटू बीटा का तो फिर वही काम करोगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी थी √3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी -√3, c की वैल्यू मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है कांस्टेंट टर्म -3, a की वैल्यू 1, √3 से √3 कितना हो गया 3, अब माइनस है तो -3 इक्वल टू कितना हो गया। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको सामने दिखानी पड़ेगी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है और अल्फा इंटू बीटा कितना है। तो ये आपका रिलेशन क्या हो गया वेरीफाई हो गया। आ रही बात समझ में, रिलेशन को आपने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। तो ये आराम से आप कर लोगे। अब इसका जो लास्ट टॉपिक आपका है और वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखना हो तो कैसे लिखते हो। तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आप लोग को बताया गया है, क्या हो गया कि x², ध्यान रखिएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा। ये इसका फार्मूला हो गया। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये हो गया। इसमें अल्फा आपको मतलब उसका पहला 0, बीटा उसका दूसरा 0, और फिर वही काम है। यानी आपको दो चीजें निकालनी पड़ेगी, एक तो उसका सम निकालना पड़ेगा, दूसरा उसका क्या निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट। तो अगर मान लेते हैं कि हमसे पूछ रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो जिसका सम दिया हुआ है, क्या दिया है ये सम का मतलब क्या दिया है बाबू अल्फा प्लस बीटा दोनों मिलाकर कितना है 1/4। अगर वही सिर्फ कहता कि अल्फा की वैल्यू 1/4 है तो अल्फा की जगह पे बस 1/4 रखते हैं। तो ये सम दिया है तो क्या लिखेंगे बाहर के, यहां पे क्या आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब कितना दिया है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 1/4x, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट इसका हो गया अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। तो ये इसका इक्वेशन हो गया। मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो यहीं पे आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका ये पॉलिनोमियल इक्वेशन था, पॉलिनोमियल चैप्टर था, जिसमें आप आराम से इजीली चाहो तो 4 से 5 नंबर पा सकते हो। सारे क्वेश्चन इसी के बेस पे पूछते हैं, ठीक है।